हमारा जो टॉपिक है 5.2.5 दिव्यांग पुनर्वास सेवाओं में दिव्यांग पुनर्वास सेवाओं में अंतर्राष्ट्रीय निकाय विश्व स्वास्थ्य संगठन की भूमिका यानी रोल ऑफ इंटरनेशनल बॉडीज इन डिसेबिलिटीज रिहैबिलिटेशन सर्विसेज WHO कि जो WHO है, जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, वो एक इंटरनेशनल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है। क्या है? एक अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य संगठन है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो 1948 को स्टेबलाइज किया गया था यूनाइटेड नेशन में। अब यूनाइटेड नेशन में इसमें डिफरेंट जो है कंट्री के मेंबर हैं जो डिसाइड और डिसीजन लेने के लिए तैयार रहते। कोई भी हेल्थ इश्यूज होता है तो WHO ही उस पर कवर करता है, उस पर काम करता है और डिसीजन लेने के लिए तैयार रहता है, क्योंकि हर एक कंट्री का मेंबर WHO से जुड़ा है और वो हेल्थ से रिलेटेड है या फिर कोई ऐसी कोई एडवाइजरी जारी करनी है जो सभी के लिए हेल्पफुल हो, तो वो सिर्फ WHO ही उस पर काम करता है। WHO इसकी भूमिका को निभाता है और WHO ही एक डिसीजन और ऑर्डर देने का काम करता है। तो WHO के इस पे तो हम काम करते, जो जनरली चीज़ें हैं उस पर काम होती, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पे इन्होंने रिहैबिलिटेटिव सर्विसेज पर भी काम किया। जो डिसेबल्ड पर्सन है उनके लिए रिहैबिलिटेटिव सर्विसेज, दिव्यांग बच्चों के लिए, व्यक्तियों के लिए रिहैबिलिटेटिव सर्विसेज को लागू जो करने का काम किया गया वो किसके द्वारा? WHO के द्वारा। तो फर्स्ट पॉइंट जो यहाँ पे कह रहा है कि जो WHO है वो एक इंटरनेशनल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है और हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के साथ साथ उन्होंने जब इस पे फोकस किया कि डिसेबल पर्सन के लिए क्या होना चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए, उनकी हेल्थ से रिलेटेड चीज़ें क्या होनी चाहिए, तो वो इस पे काम करना शुरू करते हैं। और एक इम्पोर्टेंट चीज़ है कि उन्होंने इसको गंभीर समस्या बताया है कि दिव्यांगता जो है वो एक गंभीर समस्या के रूप में उन्होंने आगे रखी है कि वो मेंटली भी हो सकती है, वो फिजिकली भी हो सकती है, वो सोशल भी हो सकती है, मतलब कि इसमें शारीरिक भी हो सकती है, मानसिक भी हो सकती है और सामाजिक स्वास्थ्य संबंधी समस्या हो सकती है। अब यहाँ पे WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने हर एक कंट्री में एक मिशन स्टार्ट किया, वो मिशन स्टार्ट किया कि एक मोटिवेशनल प्रोग्राम प्लस मोटिवेशन है सोशल प्रोग्राम इन्होंने क्या कि उनकी सभी के पास जो है ना अवेयरनेस प्रोग्राम, मतलब अवेयर सब जो है ना, जो सामाजिक ढांचा है, जो सोसाइटी है, सब लोग अवेयर हों, सब लोग जागरूक हों और उसके लिए इन्होंने मतलब रूल्स भी बनाए, गाइडलाइन जारी की, हर पर कंट्री को दिया गया और हर एक कंट्री में चीज़ें देखी गई कि हाँ डिसेबल पर्सन है तो उनके लिए क्या चीज़ें होनी चाहिए, अगर ज़्यादा है तो अगर डिसेबिलिटी ज़्यादा है तो उसके लिए क्या किया जा सकता है, उसके लिए उपचार है या फिर अर्ली इंटरवेंशन है या ECG है, तो क्या चीज़ें वहाँ पे यूज की जा सकती हैं। बच्चे के लिए गंभीर समस्याएं जो हैं, जो बच्चा अगर ज़्यादा ही उसकी डिसेबिलिटी है, अगर अप्रोक्सीमेटली मान के चलिए कि अगर 90% से भी ज़्यादा है तो उसके लिए क्या चीज़ें, क्या उसके लिए सुविधाएं हैं, क्या एडवाइजरी हैं,
क्या अचीवमेंट उसको मिल सकती है, तो वो भी यहाँ पे इन्होंने बताया है। दूसरा उनके लिए इक्वल एंड सपोर्ट, दो चीज़ें भी यहाँ पे इंक्लूड की गई। इक्वल एंड सपोर्ट, उनको समानता भी देनी है, इक्वल भी मानना है, सभी के समान मानना है, और उनको सपोर्ट भी करना है। सपोर्ट करके उनकी मदद करनी है, मतलब उनके लिए जो चीज़ें हैं, जो प्रोग्रामिंग है, जो प्लानिंग है, वो लोगों के बीच में जाएंगी, वो बताएंगी आपस में, तो जिससे कि क्या है, एक अच्छी शिक्षा व्यवस्था बनेगी और दिव्यांगों के प्रति, डिसेबिलिटी पर्सन के प्रति चीज़ें और बेहतर होंगी। तो WHO ने दूसरे पॉइंट में भी कहा है कि हम सिर्फ ये चाहते हैं कि जो अवेयरनेस प्रोग्रामिंग है या फिर सोसाइटी प्रोग्रामिंग कोई भी आप करा लीजिए नॉर्मली, जैसे कि इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ है और हियरिंग इम्पेयरमेंट से रिलेटेड आप प्रोग्रामिंग करा सकते हो, सोशल कम्युनिकेशन करा सकते हो, सोशल कम्युनिकेशन प्रोग्रामिंग करा सकती है, जिसमें भी सोशल मेंबर भी ऐड हों और जो बाहर से कोई भी एडवाइज़र वगैरह आए वो भी उसमें इन्वॉल्व हो सकता है। दूसरा, इन्होंने इस पर रिसर्च भी किया, मतलब उसके लिए रिसर्च किया गया और कुछ ऐसी पॉलिसीज़, ऐसी कुछ नीतियां बनाने का भी काम किया गया जो पॉलिसीज़ उनके लिए हेल्पफुल हों। क्योंकि इंटरनेशनल बॉडीज़ जो हैं, जितनी भी इंटरनेशनल बॉडी, चाहे हमने पहले UNDP है या फिर यूनेस्को है या फिर यूनिसेफ है ना, तो ये जो इंटरनेशनल बॉडीज़ हैं, सबने अपने अपने काम किए, उन्होंने अपनी बातें तो कर दी, लेकिन कुछ चीज़ें फॉलो कर ली गई, कुछ चीज़ें नहीं फॉलो की गई। तो इनका यही सीधा सा मतलब होता है कि इन काम करिए, लेकिन आप थोड़ी सी अवेयरनेस भी लाइए, मतलब सब जागरूक हों, जानकार हों। देखो, पढ़ा लिखा अच्छी होनी बात है, लेकिन जागरूक होना, समझदार होना बहुत उससे भी अच्छी बात है। UNCRPD, इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड पॉलिसीज ऑफ UNCRPD, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ की संधि है जो 13 दिसंबर 2006 को इसको स्टेबलाइज किया गया। 3 मई 2008 को इसको आगे लाया गया। मतलब पहले बन तो गया, ये प्रस्ताव तो पारित हो गया, और ये प्रस्ताव बन गया था 13 दिसंबर 2006 में, और इसको लागू जो किया गया वो 3 मई 2008 को लागू किया गया। इसमें क्या था, इसमें ये था कि जो राइट्स हैं उसको कवर करना है, उसमें उसके जो राइट्स हैं और जो डिसेबिलिटी पर्सन के लिए जो राइट्स हैं उसको उनको बताना है, उनको समझाना है, और लोगों के बीच में जो अधिकारी लोग हैं उनको वो चीज़ को सामने लेके आए। आप जैसे दिव्यांगजन अधिकारी हैं या फिर CMO है, या फिर मतलब हर एक डिस्ट्रिक्ट में उसको चीज़ें को इन्वॉल्व कराया जाए। मतलब इंटरनेशनल बॉडीज़ में भी इसको इन्वॉल्व किया गया कि सभी तक है ना इन्फॉर्मेशन पहुँचे, इससे कोई अनजान ना रहे। सीधी सी बात ही है, कोई अनजान ना रहे बस। और जो दिव्यांग व्यक्ति के अधिकार है, जो डिसेबल पर्सन के लिए जो राइट्स हैं वो उनको मिले। तो इसमें जो समानता का अधिकार दिया, इक्वल जो राइट्स दिया गया, इसमें यहाँ पे ये दिया गया कि उनको भी समाज में मतलब एक अच्छे नागरिक के तौर पर देखें, वो भी एक नागरिक है देश के, और उनको भी समानता दे, सब कोई समान अधिकार दे, उनको भी बोलने का अधिकार हो, है ना, अपनी बात को कहने का हो, अपनी चीज़ों को बताने के लिए, अपने काम को करने के लिए, है ना, उन पर कोई किसी प्रकार का हरासमेंट ना, उनका हरासमेंट ना हो बिल्कुल भी, है ना, उनके जो राइट्स हैं वो मिले उनको। और दूसरा यहाँ पे जो पॉइंट दिया गया वो दिया गया कि एक तो उनको फुल सपोर्ट की जाए,
और फुल सपोर्ट करने के वजह से फुल सपोर्ट क्यों की जाए? क्योंकि उनको सेल्फ इंडिपेंडेंट बनाना है, सीधी सी बात है। उनको क्या बनाना है? सेल्फ इंडिपेंडेंट बनाना है उनको, कि वो अब खुद की अपने काम को करने में सक्षम हो सके, इतनी इस लायक उनको बना देना। उनकी जो नीड है ना, उस नीड के अकॉर्डिंग उनको चीज़ें देनी है। एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट का मतलब यहाँ पे ना उसको अधिकार किसके लिए शिक्षा के लिए भी देना है और नौकरी के लिए भी देना है। शिक्षा के लिए तो देना ही है, लेकिन उनको रोजगार को भी उनको ट्रेनिंग कराइए, उनको एम्प्लॉयमेंट से भी जोड़िए, और उनके लिए है ना हेल्थ सर्विसेज भी जरूरी हैं। आपने जो अभी तक ये चीज़ें पढ़ी है कि हमारी जो इंटरनेशनल बॉडीज़ हैं सभी ने क्या क्या कहा है, सभी ने यही तो चीज़ कही है। एक तो अवेयरनेस चाहिए, और दूसरा एजुकेशन चाहिए, तीसरा रिहेबिलिटेटिव सर्विसेज चाहिए। यही तो चीज़ें घूम फिर के आ रही हैं, और वही चीज़ें जो इक्वल हैं, इक्वल राइट्स हैं, और हमारा जो उनकी हेल्प है, उनके एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड है, और उनके रिजर्वेशन से रिलेटेड है, मतलब उनको रिजर्वेटिव सोसाइटी में सपोर्ट भी मिले। सही है। नेक्स्ट जो पॉइंट शुरू होगा, नेक्स्ट पॉइंट में 5.4 में 5.4 में जो हमारी अलियावर जंग यूनिवर्सिटी है, ISLRTC है, निपिड है, निपमड है, निल्ड है, NIMH है, और PDMNR है, NSHER है। तो इनके रोल्स क्या हैं? रोल्स ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट्स। मैंने है ना आपको आपके ग्रुप में है ना नेशनल इंस्टीट्यूट्स के नाम बताए हैं, भेजे हैं, आपने पता नहीं उसको कवर किया कि नहीं किया। किस किस को पता है बताओ? 7 इंस्टीट्यूट हैं, बताइए किसको पता है कौन कौन से हैं नेशनल इंस्टीट्यूट? कौन से हैं हमारे? कोई बताएगा मुझे? नेशनल इंस्टीट्यूट कौन से हैं? तनु, तनु धनखड़, लक्ष्य है। फाइव 5.4 में रोल ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट के बारे में कहा गया है। मैंने नेशनल इंस्टीट्यूट के बारे में आपके ग्रुप में भेजा हुआ है। कौन कौन से हैं नेशनल इंस्टीट्यूट? सानिया, सुनी, क्या नाम है इसका? कृतिका, कोई तो बताइए। अंतिमा, सर प्रॉपर तो सारे याद नहीं है, लेकिन एक दो याद है, मैं आपको बता दूंगी। NILD कैलकाटा, और NIMHR है सिरो, और RCI एक तो दिल्ली में हो गया, और एक हो गया NIEPVD तो देहरादून में। सर यही याद है मेरे को। चलो कोई नहीं, मैं बता देता हूँ रोल ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट के बारे में बता देता हूँ। जो 5.4.1 है, इसमें कहा गया कि जो दिव्यांगों से संबंधित जो पुनर्वास हैं, जो पुनर्वास सेवा संस्थाएं हैं, तो राष्ट्रीय संस्थाओं में एक संस्थाएं आती है जो आपकी HI वाली संस्था है। सबसे पहली जो संस्था दी इन्होंने AYGNHSHD, यानी रोल ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ AYGNHSHD, यानी अलियावर जंग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच एंड हियरिंग डिसेबिलिटी। अलियावर जंग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच एंड हियरिंग एंड डिसेबिलिटी रिहैबिलिटेशन सर्विसेज। कि इसमें अगर हिंदी में बात करें कि अलियावर जंग राष्ट्रीय श्रवण और भाषण मानसिक दिव्यांग संस्थान
कहाँ पे है, कहाँ पे संस्थान, कहाँ पे ये संस्थान? ये संस्थान है मुंबई में, ठीक है। मैंने है ना लिख रखी है, लेकिन आप लोगों ने उसको पढ़ा नहीं होगा। पढ़ा है किसी ने? बताइए। देखा है एक दो बार, वैसे ही रीड करके छोड़ दिया होगा ना? क्यों? खाली रीड करके छोड़ दिया ना? ऐसा ना करो, थोड़ा सा कर लिया करो, थोड़ा सा है ना कोऑपरेट करोगे ना, बहुत अच्छी बात रहेगी। कोऑपरेट करना सीखिए, क्योंकि है ना हर एक टॉपिक पे अगर कोऑपरेट करोगे ना तो वो आपकी चीज़ें समझ में आ जाएगा। फिर समझ रहे हो मेरी बात को? आवाज़ तो मेरी पहुंच रही होगी नहीं? बोल देंगे हैप्पी न्यू ईयर भी बोल देंगे, परेशान ना हो, हैप्पी न्यू ईयर भी बोल देंगे। हैप्पी न्यू ईयर में लग रही हो आप शायद, है ना? अभी तो आज 31 ही है, कल ही तो हैप्पी न्यू ईयर। हाँ तो थोड़ा सा आज है ना, थोड़ा सा पढ़ लीजिए, हैप्पी न्यू ईयर का भी मैसेज आ जाएगा ग्रुप में आपके। तो बेटा है ना इसको पढ़ा करो थोड़ा सा, अगर है ना चीज़ें मैं भेज रहा हूँ तो उसको थोड़ा सा देख लिया करो। मैं ये नहीं कहता आप रट लो उसको, लेकिन कुछ तो बताओ उसके बारे में थोड़ा सा, ये नहीं है ना उसको नोट डाउन कर लो, रिटिन में कर लो उसको। भाई बार बार आपको ग्रुप में देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप रिटिन में कर लो उसको। किस किस तक आवाज़ आ रही है मेरी? 2-3 तक आ रही है मुझे तो लग रहा है। एक तो हैंड रेज, अच्छा आ रही है। और चलो कोई नहीं, बहुत अच्छी बात है। देखो ये जो ये इंस्टीट्यूट है, नेशनल इंस्टीट्यूट है, मुंबई में है। अब ये काम क्या करता है? ये रिहेबिलिटेशन से रिलेटेड काम वर्क करता है, रिहेबिलिटेशन सर्विसेज के लिए। तो एक महत्वपूर्ण संस्थान है। और ये क्या किसके लिए काम करता है? देखो इसमें है ना, इसमें बच्चों को किसके बारे में पढ़ाया जाता है? इसमें पढ़ाया जाता है हियरिंग इम्पेयरमेंट के बारे में। क्योंकि जो आपका डीएड स्पेशल एजुकेशन है, जो मार्कशीट वगैरह आपकी आती हैं, जो आपका जितने भी पोर्टफोलियो वर्क होता है, जितना भी होता है, वो सारा जो है ना ये इसी नेशनल इंस्टीट्यूट की बदौलत होता है जो मुंबई में है। यही एग्जामिनेशन प्लस अभी है ना एनबीआर को ऐड कर दिया गया, आरसीआई इस पर अपना कमांड करने लगी और अपना जो है ना इसमें इसको भी इन्वॉल्व करती है, लेकिन एग्जामिनेशन आरसीआई एनबीआर कराती है। जो नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन रियलेशन है वो एग्जामिनेशन कराता है। पहले यही कराते थे, वही सारी चीज़ें, ये पूरा परफॉर्मा जो है तैयार होता था। और ये किस किस कोर्स को यहाँ पे करा रहे हैं? तो एक तो ये करा रहे हैं कि हियरिंग इम्पेयरमेंट से रिलेटेड, और दूसरे ये संस्थान बीएसएलपी करा रही है। बीएसएलपी है ना, ये भी एक कोर्स है, क्योंकि बीएसएलपी और डीएचएलएस भी लैंग्वेज स्पीच से रिलेटेड है। बैचलर कोर्स है बीएसएलपी। मतलब इसमें है ना, इसमें ऑडियोलॉजिस्ट आ जाते हैं जो ऑडियोलॉजी से रिलेटेड है। इसमें आपकी एक फाइल भी होती है ऑडियोलॉजी की। कम्युनिकेशन एंड ट्रेनर है ना, मतलब एक प्रकार से है ना बच्चों को इतना ट्रेनिंग इसमें मिलता है कि ट्रेनिंग मतलब जो ट्रेनिंग होती है, और एचआई से रिलेटेड है, जो हियरिंग इम्पेयरमेंट से रिलेटेड है, वो जो चाहे वो डीएचएलएस है या फिर बीएसएलपी है, एमएसएलपी है, मास्टर डिग्री है, बैचलर डिग्री है, वो यहाँ से इसी की फीडबैक से होगी। और दूसरा यहाँ पे ये कह रहा है कि इसमें जो हियरिंग इम्पेयरमेंट रिलेटेड जो है डिसेबिलिटीज़ हैं, उनके लिए ट्रीटमेंट क्या है, उनकी आइडेंटिफिकेशन क्या है, उनके लिए ट्रीटमेंट क्या हो सकती हैं,
है ना। तो ये सारी चीज़ें इसमें स्टडी कराई जाती हैं। दूसरा, अलियावर जंग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच एंड हियरिंग डिसेबिलिटीज़, यानी दिव्यांगजन जो क्षेत्र है वो क्षेत्र में एक अपना ये इसको हम एक राष्ट्रीय केंद्र भी बोल सकते हो, नेशनल सेंटर भी हम इसको बोल सकते हैं। और इसका एक क्षेत्रीय जो CRC सेंटर होता है वो नोएडा में भी है। कहाँ है? नोएडा में। इसका CRC सेंटर जो है नोएडा में भी है। इसे 1986 में इसे 1986 में एक CRC सेंटर के रूप में इसको स्टेबलाइज किया गया, जिसमें नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच एंड हियरिंग डिसेबिलिटीज़, ठीक है ना। तो ये 1986 में इसको स्टेबलाइज किया गया CRC रूम में। और इसमें क्या होता है, इसमें जो एक तो जो चाइल्ड डेवलपमेंट है उससे रिलेटेड, एक डायग्नोसिस सर्विसेज, एजुकेशनल प्रोग्राम एंड कम्युनिटी प्रोग्राम, ये इसमें हो जाता है, कम्युनिटी प्रोग्रामिंग एंड एनालिसिस। तो इसमें यहाँ पे एक तो नैदानिक सेवाएं, दूसरा शैक्षणिक कार्यक्रम, सामुदायिक कार्यक्रम और विश्लेषण है। मतलब एनालिटिक भी किया जाता है कि बच्चा की मतलब अगर इम्पेयरमेंट का बच्चा है ना तो उसके लिए डिवाइसेस वगैरह वहाँ पे उपलब्ध मिलेगी। फ्री ऑफ कॉस्ट तो है नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत चार्जेबल रहता है, लेकिन ज़्यादा नहीं रहता जितना नॉर्मली आप वहाँ पे कहीं पे लेंगे तो इतना नहीं रहेगा, वहाँ पे कम रहता है। तो जो इसकी एक ब्रांच जो है वो कहाँ पे है, 1986 में कहाँ पे बनी, कौन बताएगा? इसकी ब्रांच कहाँ पे बनी, कहाँ पे बनी ब्रांच? सानिया। अलियावर जंग इंस्टीट्यूट की ब्रांच कहाँ पर है, इसका CRC सेंटर कहाँ पे है? नोएडा में, नोएडा में है, ठीक है ना, इसको याद रखना है। और इसके लिए ना सर एक बार रिपीट कर दोगे? इसका जो कहाँ पे है ये? CRC सेंटर की जो है इसका क्षेत्रीय केंद्र जो है ये आपका नोएडा में है। इसमें क्या होता है, इसमें चाइल्ड डेवलपमेंट से रिलेटेड चीज़ें होती हैं और उनके लिए डायग्नोसिस सर्विसेज एंड एजुकेशनल प्रोग्रामिंग एंड कम्युनिटी प्रोग्रामिंग और एनालिसिस होता है। और ये जो इसके लिए एक और चीज़ें खोली गई यहाँ पे दिल्ली में, न्यू दिल्ली में कस्तूरबा निकेतन है ना। ये एक पहला कस्तूरबा निकेतन है जो दिल्ली में लाजपत नगर में है। लाजपत नगर सेकंड फेज में है। इसको स्टेबलाइज किया गया 2015 में और फिर इसको मतलब पहले तो इसको वहाँ पे, अब तो फिलहाल नोएडा में है। अब उससे पहले अगर हम यहाँ पे बात करें ना, 1986 की जो बात कर रहे थे ये लाजपत नगर में था। अब करंट में जो अप्रैल 2015 है उसमें नोएडा में पहुँचा है ये। पहले कहाँ था? पहले था ये लाजपत नगर सेकंड फेज न्यू दिल्ली में, और अब है फिलहाल कहाँ पे? नोएडा में। ये कब से है? अप्रैल 2015 से, अप्रैल 2015 से इसको ट्रांसफ़र कर दिया गया, स्थानांतरित कर दिया गया। और इसके लिए ना ये जो नेशनल इंस्टीट्यूट है, इस नेशनल इंस्टीट्यूट की जो एक चैम्बर है जो वो है अपना मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस है, वो भी इस पे वर्क करता है। और उससे रिलेटेड जो चीज़ें हैं, जो स्वायत्त संस्थान है, जो जैसे हमारा कॉलेज हो गया, जो रिलेटेड हैं। और 2016 में इसी संस्थान का जो इसी ब्रांच का जो नेम है वो वहाँ पे चेंज कर दिया। अलियावर जंग तो वही है वहीं पे जो मुंबई में है, जो इनकी ब्रांच है ना, इन ब्रांच का यहाँ पे नेम चेंज कर दिया गया। क्या किया गया? अलियावर जंग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच बदलकर
फिर इसका नाम कर दिया गया था एलियावर जंग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच एंड हियरिंग डिसेबिलिटीज़। पहले ये तो जो था ना नाम, जो अलियावर जंग था, अलियावर जंग नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द हियरिंग था। फिर जो इसका नाम बदल चेंज किया गया वो किया गया, ये कर दिया गया था नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच एंड हियरिंग डिसेबिलिटीज़। इसमें किसको ऐड कर दिया गया? डिसेबिलिटीज़ को ऐड कर दिया। पहले हियरिंग था। अब ये जो डायग्नोसिस सर्विसेज हैं कैसे देते हैं? वो डायग्नोसिस सर्विस देते हैं ना, नैदानिक सेवाएं जो हैं वो तो देते हैं ही। अब उसमें यहाँ पे डिग्री की पहचान की जाएगी। डिग्री क्या है कि हियरिंग इम्पेयरमेंट जो है ना, जो कितने परसेंटेज है इसकी, सुनने की जो क्षमता है वो कितने परसेंटेज में है, तो उसी के अनुसार क्या डायग्नोज किया जाएगा। चाहे वो लैंग्वेज से रिलेटेड हो या फिर हियरिंग से रिलेटेड हो या फिर किसी से भी कोई भी इससे रिलेटेड अगर कोई डिजीज है या कोई क्राइटेबल है तो वो उसका इवोल्यूशन करके उसका परीक्षण करके उसका आकलन किया जा सकता है। उसका एनालिसिस वहाँ पे कर लिया जाएगा कि हाँ क्या इसके लिए क्या चीज़ ज़रूरी है क्या नहीं है, उसको नैदानिक सेवाओं से जोड़ दिया जाएगा। और दूसरा यहाँ पे एक बार अगर इसका डायग्नोस हो गया ना, तो ये जो फिर उसको किस में जोड़ेंगे, ये अर्ली इंटरवेंशन उसका स्टार्ट कर देंगे। डायग्नोसिस सर्विसेज दे करके उसका क्या करेंगे, अर्ली इंटरवेंशन। मतलब वीक में आते रहो भाई, वीक में आते रहो, या फिर वहाँ से कोई मेंबर जाएगा है ना, कोई भी जो भी स्टेक होल्डर्स है वो जा सकता है, वो वहाँ पे चेकअप वगैरह उसका बीच बीच में करेगा। अब यहाँ पे अर्ली इंटरवेंशन जो है, इंटरवेंशन सर्विसेज क्या हैं। अब इनकी जो इंटरवेंशन सर्विसेज हैं वो कम्युनिकेशन स्किल्स बेसिस हैं, कम्युनिकेशन स्किल बेस्ड डेवलपमेंट है ना, कि संचार कौशल विकसित करने में मदद करने के लिए क्या स्पीच थेरेपी हो गई, ऑडियोलॉजी हो गई और लैंग्वेज थेरेपी हो गई। तो ये इंटरवेंशन सर्विसेज यहाँ पे दे सकते हैं, ठीक है। और उसकी जो नीड है उस नीड के अनुसार, जो भी डिसेबिलिटी पर्सन है उसकी नीड के अनुसार उसको एक एडेप्टिव एनवायरनमेंट उसको देंगे, अनुकूलित वातावरण भी उसको देंगे। तो यहाँ पे इंटरवेंशन सर्विसेज में यही दिया गया कि उसकी जो हेल्प की जाएगी, जो उसकी किस एक तो की जाएगी उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलपमेंट से रिलेटेड, उसको स्पीच थेरेपी दे सकते हैं, उसको ऑडियोलॉजी दे सकते हैं, ऑडियोलॉजी एंड लैंग्वेज थेरेपी दे सकते हैं। तो ये इंटरवेंशन सर्विसेज हैं इनकी। ट्रेनिंग एंड एजुकेशन, अब यहाँ पे ट्रेनिंग एंड एजुकेशन भी तो है, तो इसके लिए मतलब जो कोर्स चलाया गया, जैसे आपका डीएडी स्पेशल एजुकेशन HI है, तो उसके लिए ट्रेनिंग दी जाएगी, उसके लिए एजुकेशन दी जाएगी, तब आप बच्चे पे काम करोगे, ठीक है ना। कौशल एंड नॉलेज है ना, इसमें स्किल एंड नॉलेज भी इसको भी यहाँ पे अच्छा बनाने के लिए क्या गया। दूसरा जो संस्थान है, जो इंस्टीट्यूट है, ये पेरेंट्स को भी क्या करता है, ट्रेनिंग देता है। क्या है, क्या करता है संस्थान, ये पेरेंट्स को भी ट्रेनिंग देता है कि आप अपने बच्चों को कैसे कवर कर सकते हो, तो उसके लिए ट्रेनिंग ये देते हैं। नेक्स्ट है इसमें रिसर्च, इसको हम अनुसंधान बोलते हैं। पता लगाना है ना, समझना है कि
बोलने में है, सुनने में है, क्या दिक्कत है इसको, तो वो भी देखें। बोलने में, अगर बोलने में तो उसके अनुसार उसके मैनेजमेंट करके उसको डायग्नोज करें, डायग्नोज करने के बाद उसको ट्रीटमेंट दें, उसको ऑडियोलॉजिकल दे सकते हैं, क्या दे सकते हैं, है ना। उस पर एक काम करना है, मतलब एक प्रकार से क्या करना है, उन बच्चों के लिए आप बुक को भी, जो भी स्टेक होल्डर्स हैं वो बुक पब्लिश कर सकते हैं, अपनी जो चीज़ें उनमें दिख सकते हैं, बता सकते हैं, और वो चीज़ें हम आगे सभी को दे सकते हैं, बता सकते हैं। जैसे बुक वगैरह है, ऑडियो एंड सोशल, ये एक बुक है ना आपकी, फंडामेंटल ऑफ ऑडियोलॉजी एंड मैनेजमेंट, वो बुक है आपकी, सेकंड सब्जेक्ट है आपका। आउटरीच प्रोग्रामिंग भी होती है इसमें। आउटरीच प्रोग्रामिंग करने का मतलब क्या है, जो भी बोलने वाले हैं, सुनने वाले हैं, ऐसे डिसेबल पर्सन जो हैं, उनमें उनको क्या करना है, उनमें अवेयरनेस पैदा करनी है, उनमें जागरूकता को पैदा करना है, और वो कम्युनिटी में उनको कम्युनिटी के बीच उनको हेल्प मिले, सर्विसेज मिले, मतलब वहाँ तक उन चीज़ों को प्रोग्रामिंग के जरिए आउटरीच प्रोग्रामिंग कराएं। अब ये उनके लिए जो स्कूल या फिर हॉस्पिटल या फिर कोई एनजीओ वगैरह के साथ कनेक्ट हैं और उन तक रिहैबिलिटेशन सर्विसेज नहीं पहुंच पा रही है, तो उनके लिए भी है। नेक्स्ट है कम्युनिटी बेस रिहैबिलिटेशन, समुदाय आधारित पुनर्वास। अब ये कैसा पुनर्वास है, ये कैसी सेवाएं देता है, ये करता क्या है, ये व्यक्ति की जो नीड है उस नीड के अकॉर्डिंग चलता है। जितनी उसकी नीड है उसको देना शुरू, जिसकी अगर ज़्यादा नहीं है, कम है तो कम, ज़्यादा है तो ज़्यादा। अब ये किसके साथ मिलके काम करते हैं, किसके साथ मिलेंगे, ये मिलेंगे कम्युनिटी के साथ में, कम्युनिटी के साथ में मिलकर के काम करेंगे। अगर कोई गांव में, गली में कोई इस प्रकार का अगर कोई डिसेबल पर्सन है, तो उसके लिए मतलब थेरेपी वगैरह यूज करना, ऑडियोलॉजिकल मैनेजमेंट को यूज करना, लैंग्वेज थेरेपी को यूज करना, तो ये चीज़ें हो सकती हैं। तो ये जो एलिया वर्जंग है, ये आप इसके बारे में थोड़ा सा अगर पढ़ेंगे, ध्यान देंगे थोड़ा सा इस पर, तो ये चीज़ें आपकी कवर हो जाएंगी। बहुत अच्छी बात है, आप कर भी लोगे कवर। देखो जो पढ़ने वाला होता है ना वो कवर कर लेता है, वो जो नहीं पढ़ने वाला है वो कैसे कवर करेगा, नहीं करता। जिसको ये है ना मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ जानना है, मुझे कुछ पढ़ना है, वो कर ही लेता है। और जिसको ये नहीं है ना, उसको है ना आप कितनी बार भी बता लो ना, वो नहीं करेगा। एक कॉन्सेप्ट है सीधा सीधा, कोई किसी को ज़बरदस्ती नहीं पढ़ा सकता, ना आज तक पढ़ा पाया है। क्योंकि जिसको है ना ये है कि जो बुक से रिलेटेड है, जो बुक से जुड़ा हुआ है, जो अपने टाइम की कीमत को समझता है कि हाँ मुझे इस टाइम ये करना है, इस टाइम ये करना है, इतने टाइम मुझे फ्री रहना है, अपने माइंड को एंटरटेनिंग करना है। ऐसा थोड़ी है कि आप जो है ना इतना प्रेशर ले लो कि वही लगी रहो लगी रहो लगी रहो लगी रहो, नहीं, ऐसा भी नहीं करना है। आपको करना क्या है, अपना टाइमिंग लिया, ये टाइमिंग मुझे इतना पढ़ना है, इस टाइम इतना पढ़ना है, अपना एक शेड्यूल बना लो, टाइमिंग शेड्यूल, उस शेड्यूल के हिसाब से चलो। समझ रहे हो ना मेरी बात को, मेरी बात आप तक पहुंच रही है कि नहीं। तो इसमें ना काम करना शुरू करो, जब होगा, और जितना करोगे उतना बेस्ट होगा, और जब तक नहीं करोगे तब तक ऐसे लगेगा कि पता नहीं पढ़ क्या रहे हैं। समझ रहे हो। अब यहाँ पे नेक्स्ट जो पॉइंट है ना, वो ये भी रोल ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट ही है, ये भी एक राष्ट्रीय संस्थान ही है। कौन सी, ISLRTC, ये क्या करती है,
ये इंडियन साइन लैंग्वेज को लेके चलती है, जो साइन सांकेतिक जो भाषा है उस पर काम करती है। इसका जो रोल है वो क्या है, भारतीय सांकेतिक भाषा है ना, साइन लैंग्वेज, इंडियन साइन लैंग्वेज। इसमें ये एक तो टीचर के लिए क्या करता है, ट्रेनिंग एंड रिसर्च के रूप में वर्क करता है कि शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण और उसके अनुसंधान के क्षेत्र में कार्य करता है। और इसका जो ऑब्जेक्टिव है, उद्देश्य है, वो है साइन लैंग्वेज के जो भी ट्रेनर हैं वो ट्रेनिंग कराएं, क्योंकि जो भी ट्रेनर होगा वो चीज़ों को बेहतर अच्छे से, जो ऐसे नहीं कि कोई भी कराएगा, कोई भी थोड़े करा सकता है साइन लैंग्वेज को, जिसको आती है वो करेगा, जिसको नहीं आती। आप आओगे क्लास में तो मैं बता दूंगा आपको कैसे करना है, ठीक है ना। वैसे तो आपकी समझ में नहीं आएगा, आपको अल्फ़ाबेट्स वगैरह के बारे में, ये चीज़ों के बारे में, काउंटिंग के बारे में। अब जैसे है ना, हम गुड मॉर्निंग करते हैं, गुड आफ्टरनून करते हैं, गुड इवनिंग करते हैं, गुड नाइट बोलते हैं, तो ऐसे इसमें है कि गुड मॉर्निंग कैसे बोलना है, गुड नाइट कैसे कहना है, गुड, है ना। तो सारी जो कॉन्सेप्ट है जिस डे है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, है ना, वो सारी चीज़ें वो इसमें डेज नेम हो जाएंगे, मंथ नेम हो जाएंगे, कैसे कौन सा है वो साइन लैंग्वेज में हम बता सकते हैं उसको। अगर आप क्लास में आएंगे तो उसमें बताएंगे, ऐसे नहीं बता पाएंगे, ना समझेंगे आप। अगर लाइव क्लासेस होंगी तो उसमें बता देंगे, लाइव क्लासेस भी होंगी शुरू जल्दी से, इसी कॉन्सेप्ट पे वो काम हो रहा है, और जहाँ तक उम्मीद है कि जल्दी से जल्दी काम हो जाए, क्योंकि सब चीज़ के लिए खर्चा लगता है ना, बिना खर्चे के कुछ नहीं होता। क्या होता है, देखो मैं ना ये सोचता हूँ कि 100% अपना देने को, जितना मेरे से आता है इतना देने के लिए तैयार हूँ, जितना मैं जानता हूँ। भाई 100% तो कोई है नहीं, लेकिन जितना मैं जानता हूँ उतना मैं बता सकता हूँ। और ना मैं कि बहुत बार क्या होता है, गलत नहीं बताना चाहिए बस। अगर आप लाइनिंग चेंज कर जाओगे तो फिर फायदा क्या उस चीज़ का। गलत अगर आपको पता चलेगा तो फिर आप सही नहीं कर पाओगे, क्योंकि अगर हम ही गलत बताएंगे उसमें तो वो चीज़ें ठीक नहीं होंगी ना। कोई गलत बताना भी नहीं है और आगे भी आपको भी नहीं बताना है। कोई भी किसी को काउंसलिंग कर रहे हो तो काउंसलिंग में आपको बताना गलत नहीं है, आपको चीज़ें क्लियर कर देनी है सामने से ना। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो बता सकते हो भाई, कोई रिलेटेड कोई क्वेश्चन।